हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो यहाँ तक बेटा कर चुके हैं हम लोग सारी की सारी स्टडी सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बेसिक कंसेप्ट्स। हम समझ चुके हैं कि सेल क्यों डिवाइड करता है। हमें यहाँ पर बेटा अगर हम अपने पुराने लेक्चर्स को ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करें, उनको एक बार रिवाइज करके देखें, तो हमें मालूम लगता है कि सेल साइकिल का डेफिनेशन हमें मालूम है कि पूरा सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट्स जो एक सेल निभाता है बिफोर डिवीजन। क्यों सेल डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इनके रेशियो में इश्यू आ जाता है। साइटोप्लाज्म का साइज ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, तो रेशियो डिस्टर्ब होगा। तो रेशियो को रिकवर करने के लिए, री एस्टैब्लिश करने के लिए सेल करेगा डिवाइड। यहाँ तक तो कर्न प्लाज्म तक आपको क्लियर। फिर बेटा हम जनरेशन टाइम देखते हैं कि कितना कितना वक्त लगता है, और जल्दी से बोलो ह्यूमन सेल्स को कितना लगता है? 24 आवर्स। और यीस्ट कितना लेता है? 90 मिनट्स। ये दो फिगर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने आपको दिया हुआ है, और आपको इनको याद तो करना ही है। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि आपको याद तो हो ही चुका। तो बेटा अब सेल ने ग्रो किया, अब ग्रो करने के बाद अब सेल को डिवाइड करना है, राइट? तो इस पूरे के पूरे सेल साइकिल में, जिसमें ग्रोथ और डिवीजन का टाइम होता है, इस पूरे के पूरे सेल साइकिल को हम दो फेज में बांट जाते हैं। एक आई फॉर इंटरफेज एंड एम फॉर माइटोटिक फेज। समझे मेरी बात? तो इंटरफेज में तो होता क्या है? इंटरफेज में सेल तैयारी कर रहा है, घर का बंटवारा होना है ना बेटा। तो अगर घर का बंटवारा होना है, द होम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डिफरेंट थिंग्स। दैट मींस द सेल शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन जितना भी चाहिए, जितना भी ऑर्गेनेलीज बनाना है, जितना भी बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए, जितना भी सब चाहिए, ये सब बेटा आपने मिला आई फेज के अंदर। उसके बाद जब सेल की अब बंटवारे के लिए तैयारी हो चुकी है, तो सेल क्या काम करेगा? कटिंग, बंटवारा, जितना भी सामान अंदर है उनको इक्वली पार्ट्स में बांटेगा, ताकि फाइनली डॉटर सेल्स बन सके। ये सब कहानी बेटा पढ़ चुके, समझे? और एक और चीज, अगर हम बात करें आई फेज को आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। तो आई फेज को डिस्ट्रीब्यूट करने पे, इंटरफेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपने 3 जोन्स देखे। पहला G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। और यहाँ पे रियलाइजेशन हुई कि अलग अलग फेजेस में सेल ने अपने अंदर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, ये जितने भी इसके अंदर आपको जो सेल में मिल रहे हैं ना बेटा, उनको डबल अप किया। और एस फेज स्पेसिफिकली हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एस फेज, इट इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट। एस फेज में साफ बात करी जाती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जितना आपका डीएनए का कंटेंट था, अब ये वाली बात मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ बेटा, कि डीएनए का जो कंटेंट है वो हो गया डबल अप, बट अभी जो आपके पास क्रोमोसोम का नंबर है वो उतना का उतना ही है। समझे वाली बात? इसको आपको एक दिमाग में आपको समझा दिया है, आपको याद भी हो गया, और ये बहुत ही आसान काम है। डीएनए का कंटेंट हुआ डबल, लेकिन डीएनए का जो नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर है, वो बेटा रहेगा पूरा का पूरा सेम। दूसरी बात, यहाँ पे सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहा है। तो बेटा इतना तो आपको याद करना ही है, आपके पास डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी पॉसिबल देखने में हमें मिलता है। तो यहाँ पे एस फेज हुआ, एस फेज के बाद तैयारी G2 फेज की हुई। सेकेंडरी जितना भी बचा हुआ ग्रोथ है, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह सबकी सिंथेसिस, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। कहानी डन। तो अब इसके बाद सेल को करना है डिवाइड। समझे मेरी बात? तो बेटा जब सेल फाइनली डिवाइड करेगा, तो सेल डिवाइड करने के लिए अब जिस फेज में पहुंचेगा, उस फेज को कहते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज। एम यहाँ पे स्पेसिफिकली माइटोटिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? माइटोटिक फेज। अब हमने ना मालूम लगा, स्टडीज करी, और माइटोटिक फेज के लिए हम कुछ नाम देना शुरू किया। और सबसे पहले नाम बेटा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला मैंने? इक्वेशनल डिवीजन। और देखिए, इक्वेशनल डिवीजन, डुप्लीकेट डिवीजन, सोमैटिक डिवीजन, ये 3 वर्ड्स हैं। इनका नाम अभी हम 2 मिनट में समझ जाते हैं। अगर आप किसी एक पेरेंट सेल को यहाँ देखते हैं, जैसे ह्यूमन, और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम है, क्लियर सी बात। तो जब यहाँ से 2 सेल्स इस तरीके से बनते हैं, जैसे ये आपके पास सेल था एपिथेलियल सेल, और ये भी एपिथेलियल सेल है, और ये भी एपिथेलियल सेल है। तो ये पेरेंट सेल ने डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू, और 2 एपिथेलियल सेल्स बना डाले। तो बेटा इसमें भी 46 क्रोमोसोम और इसमें भी 46 क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर के अंदर सेम है। इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं हुआ, इक्वली बट गया। जितना आपके पास पेरेंट में है, उतना ही इक्वल आपको डॉटर में भी दिख रहा है। समझे मेरी बात? इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाएगा।
क्लियर बेटा। इक्वेशनल डिवीजन के साथ साथ आप उसको डुप्लीकेट डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? देखिए जैसे जैसे आपके पास 46 क्रोमोसोम है एग्जैक्ट, अगर आप 46 क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेंगे तभी तो इनको इक्वल बांट पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि 46 से आपने कंटेंट बढ़ाया, 46 इंटू 2 92, राइट। कंटेंट एस फेज में डबल अप किया था और फिर इसको आपने 46 किसमें 46 में आपने डॉटर सेल के अंदर इस तरीके से बांट दिया। कहानी क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये वर्ड देखते हैं बेटा तीसरा, सोमैटिक डिवीजन। और ना यार ये चीज ना हमें बचपन से परेशान करते आई है कि ये सोमैटिक नाम की चिड़िया है क्या। अगर आप इसको समझो कि सेल जो होता है ना, सेल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बेटा ह्यूमन बॉडी में सेल आपको स्पेसिफिकली दो टाइप्स के दिखा सकते हैं। प्राइमरीली आपको दो टाइप के सेल मिलेंगे, एक होगा आपके पास सोमैटिक सेल, क्या बोला मैंने, सोमैटिक सेल, और दूसरा होगा बेटा आपके पास जर्म सेल। समझे? तो एक है अपने पास सोमैटिक सेल, दूसरा है जर्म सेल। तो ये सेल जो है ये क्या काम करते हैं और इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया? बेटा जर्म सेल जो होते हैं ना ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन। ओके, जर्म सेल किसमें इन्वॉल्व होते हैं? गैमीट फॉर्मेशन। और सोमैटिक सेल ऑल अदर cells of body except gametes। बॉडी के जितने भी गैमेट्स के अलावा बाकी सेल्स हैं कैसे हैं? सोमैटिक सेल। और जर्म सेल्स कैसे हैं बेटा? जो गैमीट फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। समझे मेरी बात? तो यहां पे एक फर्स्ट क्लास एक मजेदार सा आपको मैं फैक्ट बताता हूं। ये जो बेटा सोमैटिक सेल है ना, कौन सा? सोमैटिक, और इधर हम लिखते हैं जर्म। जो बेटा ये सोमैटिक सेल है, ये सोमैटिक सेल करता है माइटोसिस। ये जर्म सेल माइटोसिस और मियोसिस दोनों करता है। सोमैटिक सेल माइटोसिस करेगा, लेकिन जो जर्म सेल होगा वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों करेगा। समझे मेरी बात? तो अगर ये माइटोसिस कर रहा है तो माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में मिलेगी, ऐसा कहना गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोसिस तो यहां पर भी मिल रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सोमैटिक सेल में सिर्फ माइटोसिस मिलेगी। यह स्टेटमेंट सही हुआ? दो स्टेटमेंट समझो। नीट आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, माइटोसिस इज ओनली फाउंड इन सोमैटिक सेल्स, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सोमैटिक सेल्स ओनली डू माइटोसिस। दोनों में से कौन सा बेटर आंसर होगा? सोमैटिक सेल्स ओनली डू माइटोसिस, क्योंकि सोमैटिक सेल्स मियोसिस, ये सोमैटिक सेल्स ये मियोसिस नहीं कर रहा है बेटा। सोमैटिक सेल्स तो क्या कर रहा है यहाँ पे? ये माइटोसिस कर रहा है। तो हम कहते हैं कि क्योंकि सोमैटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस को सोमैटिक सेल को इज्जत देने के लिए, समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए लोगों को सोमैटिक डिवीजन भी बोल दिया गया। देखा? समझे आप मेरी बात? क्योंकि सोमैटिक सेल में माइटोसिस ही होती है, इसीलिए माइटोसिस के लिए हमने वर्ड क्या दे दिया? सोमैटिक डिवीजन भी दे दिया। तो बेटा जर्म सेल में क्या हुआ? जर्म सेल में अभी आपने देखा आपके पास कौन सी? माइटोसिस और मियोसिस, दोनों टाइप की डिवीजन देखने को मिलती। क्लियर बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर माइटोसिस। आपको बेस्ट ऑब्जर्व करना है कि देखने में माइटोसिस इफेक्टिवली कहां मिलेगी सबसे अच्छे तरीके से। माइटोसिस बेटा अनियन जो होता है ना आपके पास, प्याज, उसकी टिप के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर रहे हैं बेटा डिवाइड करना है एक पेरेंट सेल जो अब तैयारी कर चुका है बंटवारे की, तो उसको आपको बांटना है। जब आप उसको बांटना है तो मतलब अंदर का पूरा सेल इसको दो हिस्सों में इस तरीके से निकालना है। आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा एक बड़ा सेल था और मुझे इसको दो हिस्सों में निकालना है, तो दो हिस्सों में अलग अलग करना है। इस प्रोसेस के लिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस प्रोसेस के लिए आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लेना है कि ये प्रोसेस दो स्टेप्स में होगा। कैसे बोला मैंने कि यहां पर ये जो सेल है, इस सेल को दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना है बेटा। तो इस प्रोसेस में पहले आप ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको डिवाइड करते हो, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हो। कैसे दिखेगा आपको? देखने में बेटा सिंगल सेल तो रहेगा, पहले न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। कहानी क्लियर हुई? तो ये जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप यहां देख रहे हो आप, फर्स्ट स्टेप हुआ बेटा कैरियोकाइनेसिस। बेटा कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, समझे? और ये दूसरा स्टेप क्या होता है? साइटोकाइनेसिस।
कहानी क्लियर हुई? तो 2 स्टेप में हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा जहां पे करेगा न्यूक्लियस डिवाइड, और साइटोकाइनेसिस जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सिंपल, आता था, याद हो गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। कैरियोकाइनेसिस जो है, इसमें न्यूक्लियस को आपको 2 हिस्सों में बांटना है बेटा, 2 अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को बढ़ते हुए देखना शुरू किया। जितने भी साइंटिस्ट अपने पास सेल डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगे हुए थे, उन्होंने सेल को देखा जब सेल डिवाइड कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान से देखा। तो वो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं और न्यूक्लियस उनको डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये पूरा का पूरा स्टेप है ना बेटा, ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स इस स्टेप के अंदर ना पहले कुछ कुछ इवेंट्स हुए, फिर उसके बाद एक दोबारा दूसरे सेट ऑफ इवेंट्स हुए, तीसरे सेट ऑफ इवेंट्स हुए, फोर्थ सेट ऑफ इवेंट्स हुए। आप देख रहे हो पैटर्न? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई देगा वहां पे 4 सेट ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उस न्यूक्लियस डिवीजन में भी। तो वो 4 सेट ऑफ इवेंट्स के लिए 4 फेजेस होते हैं बेटा। तो न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस मिलेंगे। सबसे पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यानी कैरियोकाइनेसिस को भी आगे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको याद करना है पी मैट। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है पी मैट, MAT। वो मैट होता है ना जो जमीन पे बिछाते हैं, तो उसको देख लो, प्यारा सा मैट, आपको याद हो जाएगा। कहानी क्लियर? पढ़ते हैं आगे। कहानी है शुरू बेटा प्रोफेज से, और ये प्रोफेज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेज में क्या है कि अब ये सेल अब न्यूक्लियस को करना चाहता है डिवाइड। तो प्रोफेज में इस प्रोसेस की स्टार्टिंग हुई। प्रोफेज देखने में तो भैया बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट देखने में, बाकी चारों के कंपैरिजन में, बाकी तीनों के कंपैरिजन में बेटा ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। और प्रोफेज में है क्या? अब जब ना सेल ने इस तरीके से अपना एक पेरेंट सेल में, बेटा आप न्यूक्लियस देखते हो ना, और कौन सा वाला न्यूक्लियस? इंटरफेज न्यूक्लियस। जब आप पेरेंट सेल में इंटरफेज न्यूक्लियस देखते हो ना, तो इंटरफेज न्यूक्लियस में यहाँ पे न्यूक्लियस तो है, और यहाँ पे आपको धागों का इस तरीके से एक जमावट मिलेगा। ये आपको थ्रेड्स मिल रहे हैं, और अगर आप दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाओ तो बेटा थ्रेड्स के लिए तो हम वर्ड क्या देते हैं आज तक? क्रोमैटिन। क्लियर? तो क्रोमैटिन हमने वर्ड दिया था थ्रेड्स के लिए। तो जब बेटा आया प्रोफेज, तो प्रोफेज में कुछ हुआ। प्रोफेज में हुआ CCD। CCD सुना है आपने? कैफे कॉफी डे। प्रोफेज में CCD हुआ। क्लियर? तो CCD का मतलब क्या? CCD का मतलब, पहले वाले C का मतलब है कंडेंसेशन। पहले वाले C का मतलब क्या है? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में क्या? ये बेटा जो इस तरीके से आपके पास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बनाया, और यहाँ पे आपके पास एक क्रोमैटिन थ्रेड्स है ना बेटा, ये सब आपस में इस तरीके से ऊन के धागों की तरह आपस में एकदम मिक्स्ड है, इंटरमिक्स्ड है। तो अब ये एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे और आपको सेपरेट दिखाई देंगे। देखो मेरे हाथों को और इस बात को अच्छे से इमेजिन करो, ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। अब इनको एक दूसरे से इस तरीके से दूर दूर होना है, और दूर दूर होना है, समझे मेरी बात? अब बेटा अगर इन दोनों को एक दूसरे से इस तरीके से दूर दूर होना है तो अब क्या हो रहा है? इस तरीके से दूर दूर होने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमैटिन आगे कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे। याद है न्यूक्लियस में इतना बड़ा धागा, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो पहले क्या हुआ? ये एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर होने शुरू हुए, और इसके साथ साथ में ये इस तरीके से कंडेंस होके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू किया, और ये स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन है उसने क्या किया? कंडेंसेशन किया, और जो स्ट्रक्चर बनाया वो बनाया क्रोमोसोम्स। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? कहानी क्लियर? अब यहां पर जो आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, अब इसमें क्रोमोसोम फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा ना, तो क्रोमोसोम आपको कैसे दिखाई देंगे? इस बात को याद करने के लिए, समझने के लिए हम एक बार एस फेज में वापस जाते हैं। बेटा क्या हुआ? एस फेज में आओ। एस फेज तो इंटरफेज का टाइम है। तो जब आप एस फेज पढ़ते हो तो एस फेज में देखा था कि G1 फेज इधर था और इधर एस फेज था। तो G1 फेज में ना बेटा ये इस तरीके से एक क्रोमैटिन था, लेकिन जैसे ही वो एस फेज में आता है तो क्या ये डुप्लीकेट होता है? बिल्कुल। तो बेटा ये डुप्लीकेट होगा तो ये अकेला नहीं, इसके साथ एक और चीज जुड़ जाएगी ना, एकदम किस तरीके से दिखेगा आपको? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ये 2 दिखाई दे रहे हैं बेटा,
लेकिन बेटा अगर मैं इनको अब दूर से एक चीज दिखाता हूँ, बताओ आपको कितनी एंटिटीज दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको ग्रे कलर की एक ही एंटिटी दिखाई दे रही है ना। लेकिन इसको अगर मैं बहुत पास से और बहुत ध्यान से देखता हूँ तो मालूम क्या लगता है, इसमें कितनी एंटिटीज थी, कितनी एंटिटीज, इसमें 2 दिख रही है ना अब आपको, तो समझे। तो यहां पर अब ये एस फेज वाला जब वापस प्रो फेज में आता है, ये एस फेज वाला प्रो फेज में जाता है तो कंडेंसेशन शुरू होगा। तो जब बेटा कंडेंसेशन शुरू होगा तो ये आधा जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो ऐसा बनाएगा, और इसके साथ साथ जो जानबूझ के मैंने ब्लू वाला पोर्शन बनाया है, क्या बेटा वो इस तरीके से बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए आप, तो यहां पर आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको पता लग रहा है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 क्रोमोसोम। ये पूरा का पूरा एक ही क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, एक ही क्रोमोसोम रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, देखो आपको एक ही क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा ग्रे एक ही दिखाई दे रहा है। बट अगर मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा तो रियलाइज हुआ कि इस एक अकेले इन दिस 1 क्रोमोसोम हाउ मेनी क्रोमैटिड्स डू यू हैव, इस अकेले क्रोमोसोम में बेटा एक क्रोमैटिड ये और दूसरा क्रोमैटिड ये, यानी 1 क्रोमोसोम एट प्रोफेज कंटेन्स 2 क्रोमैटिड्स। कंसेप्ट हुआ क्लियर अच्छे से, बहुत बढ़िया। आप मन लगा के पढ़ते जा रहे हो, देखो आपको एकदम बढ़िया से समझ भी आते जा रहा है। तो क्रोमोसोम क्रोमैटिड कहानी क्लियर हुई। तो चलो वापस एक बार आखिर इधर ही देख ही लेते हैं। तो हमने प्रोफेज में कहा बेटा आपके पास पहला कंडेंसेशन, समझ गए हम। दूसरा प्रोसेस सी जो दूसरा वर्ड है, ये वर्ड आ रहा है सेंट्रोजोम को लेके। सेंट्रोजोम, बेटा सेंट्रोजोम क्या थे आपको मालूम है ना, कि ये जो सेंट्रियोल थे ये इस तरीके से पेयर्स में रहते हैं, है ना बेटा, और इस तरीके से साथ में एक इस तरीके से पेयर में, और साथ ही साथ इनके पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है यहाँ पे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म करते हैं, सेंट्रोजोम। तो अब क्वेश्चन पहला आपसे, इस सेंट्रोजोम्स ने सेंट्रियोल्स ने डिवाइड कब किया, कब किया था बेटा, ड्यूरिंग द एस फेज। तो अब सेल में प्रोफेज जब तक चल रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ हलचल चल रही है, कंडेंसेशन हो रही है, और जो सेंट्रियोल्स यहाँ पे इस तरीके से पड़े थे इन्होंने पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। ये सेल के अपोजिट एंड में यहाँ पड़े थे और ऐसे अपोजिट एंड में पहुंचना शुरू हुए। तो आपको पहला सी कंडेंसेशन, दूसरा सी क्या बोला, सेंट्रोजोम, समझ आया, ये 2 बात क्लियर हुई। तीसरी चीज क्या है बेटा, डी, पढ़ा ना हमने सीसीडी। ये डी का मतलब क्या होता है, इस डी का मतलब है डिसइंटीग्रेशन। क्या, डिसइंटीग्रेशन। और ये डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ क्या, डिसइंटीग्रेशन बेटा एक ऐसा चीज है जिसमें जो आपके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये ना जितना भी सेल में ऑर्गेनेलीज है ना, न्यूक्लियस को छोड़ दो, बाकी जितने ऑर्गेनेलीज हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वो अब एक साइंटिस्ट, तुम लोग साइंटिस्ट हो, एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो, तो जैसी जैसी वो प्रोफेज के एंड में जाएगा ना, तो न्यूक्लियस के अलावा जितने भी आपके पास ऑर्गेनेलीज होंगे ना बेटा, उनका स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा और अलग से ऑर्गेनेलीज आपको दिखने बंद हो जाएंगे। कि जैसे क्या हुआ कि ये सेल था, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे आपके पास समझ लो इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज दिखाई दे रहे थे। तो जैसे जैसे आप प्रोफेज के एंड में जाए, ये ऑर्गेनेलीज आपको अपने आप इस तरीके से दिखने बंद हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपको दिखने ये धीरे धीरे टूट टूट के बंद हो जाएंगे। तो अब कंडीशन क्या हो रही है, आपको यहाँ पे ऑर्गेनेलीज नहीं दिखाई दे रहे। इसके साथ एक और चीज होती है, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये भी धीरे 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 करके डिसइंटीग्रेट होनी शुरू होती है। क्लियर हुई। तो पहली चीज ऑर्गेनेलीज और दूसरी चीज न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, दोनों चीज डिसइंटीग्रेट होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें सीसीडी तो मस्त एकदम समझ आया। चलो वापस आके नोट्स देखते हैं। क्रोमैटिन के फाइबर्स ने कंडेंस करना शुरू किया इनटू क्रोमोसोम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला सी कंप्लीट। दूसरा सी, सेंट्रोजोम्स का जो डुप्लीकेशन हुआ था उन्होंने मूव करना शुरू किया अपोजिट पोल्स के थ्रू, ये भी तुम्हें समझ आ गया, पक्का क्लियर हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी एडिशन करते हैं एक फैक्ट की, और ये फैक्ट तुम्हें बढ़िया से समझाता हूँ। आज बेटा ये फैक्ट समझ गए तो मैं इस बात की गारंटी तुम्हें प्रॉमिस दे रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी समझने में डाउट नहीं आने वाली। इस फैक्ट को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से देखना। एक बार इसको करते हैं इरेज, जो भी हमने यहाँ पे गंदगी मचाई है। देखो बेटा,
ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल बेटा क्या करते हैं, क्या करेंगे, सेंट्रियोल अपने पास से इस तरीके से हेल्प करेंगे यहाँ पे ट्यूबुलिन के प्रोटीन्स की सिंथेसिस। इस तरीके से ध्यान से देखते रहना। ऐसे ना ये जो आपके पास ये सेंट्रोसोम है ना बेटा, ये सेंट्रोसोम अपने आसपास हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। किसकी किसकी फाइबर्स की, कौन सी चीज की फॉर्मेशन को, स्पिंडल फाइबर। और जो स्पिंडल फाइबर है किस प्रोटीन का बना हुआ है बेटा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब ये बीच वाला सेंट्रोसोम ये हेल्प कर रहा है ऐसे ये स्पिंडल फाइबर्स बनने के लिए। ठीक है बेटा, तो आप जरा ना बचपन का एक स्ट्रक्चर याद करो, और बचपन के स्ट्रक्चर में आपने इस तरीके से एक स्टार बनाया था। इसको अच्छे से बना देते हैं, एक इस तरीके से हम स्टार बनाते हैं और देखते हैं कि स्टार की चमक इस तरीके से चारों तरफ फैल रही है। ऐसे तो बनाया था, है ना, याद आया। अब मैं तुम्हें एक बड़े फर्स्ट क्लास एक मजेदार सा वर्ड बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, जितने ज्योतिष वगैरह होते हैं, जितने भी ये फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी जब हम यहाँ पे ऊपर चांद और स्पेस और तारों की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पे कॉमन वर्ड है एस्ट्रो, और एस्ट्रो का मतलब क्या है, स्टार। क्या है, स्टार। और एस्ट्रो जैसे आपसे बोला ना कि तारामंडल की स्टडी करते हैं, बेसिकली स्टडिंग द कॉन्स्टिलेशंस एंड कंप्लीट थिंग। जैसे आप जितने भी कॉन्स्टिलेशंस देखते हो, राशियां देखते हो, तो बेटा वो तारों की तो बनी हुई होती है। तो मैं जो आपको समझाना भी चाह रहा हूँ, ये वर्ड है एस्ट्रो, और एस्ट्रो का वर्ड क्या है, मतलब क्या है, स्टार। और बेटा इसी स्टार एस्ट्रो वर्ड से डिराइव्ड एक वर्ड क्या है, एस्टर। क्या वर्ड है, एस्टर। तो अगर आपके पास कहीं पर भी इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखती है, तो क्या आपको एक स्टार जैसी अरेंजमेंट दिखाई दे रही है ये? तो बेटा अगर स्टार जैसी अरेंजमेंट दिखाई देगी तो क्या इसको हम एस्टर बोल पाएंगे? यस, स्टार जैसी अरेंजमेंट होगी जिसके सेंटर में यहाँ कुछ है और इस तरीके से लगेगा जैसे इसमें से रेज निकल रही हैं, इस तरीके से यहाँ पे रेज निकल रही हैं, तो क्या आपके पास स्टार जैसी अरेंजमेंट हुई? इसलिए इसको हमने क्या टर्म कर दिया, एस्टर। तो अब जरा यहाँ आके देखो, क्या आपको वैसे ही स्टार जैसी अरेंजमेंट दिखाई तो दे रही है कि सेंटर में हमारे पास एक सेंटर के अंदर भी मटेरियल इस तरीके से पड़ा है, ये सेंटर में भी इस तरीके से मटेरियल पड़ा है और इससे निकलती हुई किरणें इस तरीके से। तो क्या हम इस पूरे के पूरे सेंट्रोसोम, जो ये बीच वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा बीच वाला इलाका, प्लस ये जो बाहर वाले क्या है, स्पिंडल फाइबर, बेटा इन दोनों को मिला के जो स्टार जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के हम क्या एस्टर कह सकते हैं? यस, समझे? तो एस्टर क्या हुआ, जब आप सेंट्रोसोम और स्पिंडल फाइबर्स को मिला के इनकी एक बात करते हैं, तो बेटा उसको हम क्या टर्म करते हैं, एस्टर। पक्का कहानी क्लियर हुई? पक्का। अब तुमसे एक नया क्वेश्चन, इसको किया इरेज और जरा यहां पे देखो, मैं क्या काम करता हूं बेटा, आसानी समझाने के लिए एक नया वर्ड है, और नया वर्ड क्या है, जल्दी से इरेज करते हैं, और यहां पे ये वर्ड देखो, अच्छे से बताना, सोचना। एरोबिक। एरोबिक क्या हुआ, जो ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है, उसको हम क्या टर्म करते हैं, एरोबिक। समझे मेरी बात? तो एरोबिक वो चीज हुई जो इस तरीके से ऑक्सीजन को, सांस को लेगा, एरोबिक। और दूसरा वर्ड क्या है, एन एरोबिक, जो ऑक्सीजन नहीं लेगा। तो बेटा एन वर्ड अगर किसी आगे लगे तो उसका मतलब नेगेटिव होता है ना, कि मतलब एरोबिक जो होगा तो सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे, एनएरोबिक। समझे? तो अगर इसी से रिलेटेड मैं वर्ड बोलता हूँ एस्टर या एस्ट्रल। एस्ट्रल से का मतलब क्या है, इस एस्ट्रल का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो अगर मैं वर्ड बोलूं एन एस्ट्रल, तो इसका मतलब क्या होगा, एब्सेंस
ऑफ एस्टर। वर्ड फंडामेंटल कंसेप्ट दिमाग में घुसा, एस्टर समझ आया और एनेस्ट्रल आपको समझ आया। तो अब एक बात बताओ बेटा कि अगर मेरे पास ये बीच में सेंट्रोसोम दिख रहा है और इस तरीके से निकलते हुए मेरे पास इस तरीके से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, तो क्या इनको मैं एस्टर कह सकता हूं? हाँ। तो एक एस्टर को बनाने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक सेंट्रोसोम और दूसरा क्या चाहिए मुझे? स्पिंडल फाइबर। अच्छे से कहानी हुई क्लियर? आपको एक तरफ चाहिए सेंट्रोसोम और दूसरा तरफ क्या चाहिए? स्पिंडल फाइबर। ओके बेटा, अब देखो, जब आप इस सेंट्रोसोम की बात करते हैं, मैं किसी प्लांट्स में सेंट्रोसोम को हटा देता हूं। मैं कहता हूं कुछ प्लांट्स में सेंट्रोसोम होता ही नहीं। क्या बोला मैंने? कुछ हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल यानी सेंट्रोसोम मिलता नहीं। तो बेटा जब आप सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को हटा देते हैं तो क्या कभी आप एस्टर बना पाएंगे? नो। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से ऐसे दिख रहा था तो मैंने एस्टर बोल दिया, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके बराबर, तो मैंने एस्टर बोल दिया। कहानी क्लियर हुई? तो क्या ये अरेंजमेंट एस्ट्रल अरेंजमेंट दिखाई दी आपको? ये जो अरेंजमेंट है, क्या बेटा ये अरेंजमेंट आपकी कैसी हुई? ये वाली अरेंजमेंट एस्ट्रल अरेंजमेंट, ठीक है। बट अगर आप एक हायर प्लांट की बात करो जिसमें आपको ये बीच वाले सेंट्रियोल और कहने का मतलब सेंट्रोसोम अगर नहीं दिखाई दे, तो अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या पड़ा है? यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर मिल रहा है, बट क्या बीच में सेंट्रियोल मिल रहा है? नहीं, ओनली स्पिंडल फाइबर है। तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एनएस्ट्रल। क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट? तो एनएस्ट्रल मतलब स्पिंडल फाइबर होंगे, बट आपके पास सेंट्रोसोम होगा वो नहीं होगा। क्लियर? और अगर आपके पास एस्ट्रल अरेंजमेंट है तो आपके पास सेंट्रोसोम प्लस स्पिंडल फाइबर ये दोनों को दोनों होंगे। समझे बेटा? ये फिर वापस आगे इधर देखो, ये जो आपके पास सेंट्रोसोम है वो रेडिएट करते हैं, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स, जिनको हम एस्ट्रल रेज बोलेंगे। बेटा एस्ट्रल रेज के साथ साथ इनको आप दूसरा वर्ड बोल सकते हो स्पिंडल फाइबर्स, इनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे कहानी क्लियर हुई? अब मैंने नया वर्ड अभी अभी एस्टर, जिसका मतलब होता है स्टार। तो जब आपको एस्ट्रल रेज और सेंट्रोसोम दोनों साथ मिलेंगे तो आपको स्टार मिलेगा। क्लियर हुआ? तो एस्टर के मुताबिक मैं देखता हूं एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या गेम है। एनिमल्स के अंदर जो बेटा चीज होती है ना, एनिमल्स में क्या आपके पास एस्ट्रल अरेंजमेंट है? कौन सी? एस्ट्रल अरेंजमेंट है। हाँ, क्योंकि वहां पे आपके पास एनिमल्स में सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज दोनों मिलती है। तो ऐसे एनिमल्स की अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? एस्ट्रल अरेंजमेंट। क्लियर? यहां पे बेटा एक नया वर्ड जोड़ दिया, एम्फी। एम्फी क्यों बोला? क्योंकि सेल में अगर आप यहाँ देखो तो एक यहाँ एस्टर आपको मिल रहा है और दूसरा एस्टर आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि दो एस्टर मिल रहे हैं इसलिए इसका नाम रख दिया एम्फी। ठीक है? दो की बात, दो मतलब दो अलग अलग ओपोजिट एम्फी। अब यहाँ पर एस्टर, क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रियोल तो नहीं है, हायर प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूं, हायर प्लांट्स। और ये हायर प्लांट्स क्या होते हैं यार? ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट्स जो हमारे आसपास जो हमें पेड़ वगैरह पौधे देखने को मिलते हैं बेटा, उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। उनकी बात हायर प्लांट्स की करते हैं तो वहां पे सेंट्रियोल नहीं है। तो बेटा अगर जी सेंट्रियोल नहीं है तो वहां पे एस्टर नहीं है, तो ऐसी अरेंजमेंट को एनएस्ट्रल कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? वेरी नाइस। तो प्रोफेज के स्टार्टिंग में तो ये हुआ, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ और सेंट्रोसोम, हमने दो चीजें पढ़ ली ना, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ और सेंट्रोसोम का मूवमेंट हुआ और वहां से एस्ट्रल रेज बननी शुरू हो गई। अब प्रोफेज के एंड में जाएं तो तीसरी चीज होगी डिसइंटीग्रेशन। तो यहां पर हमें देखेंगे जब आप लेट और मिडिल प्रोफेज में देखते हैं तो सेंट्रोमियर आपके पास क्रोमोसोम्स में दिखना शुरू हो गया, काइनेटोकोर अटैच हो चुके हैं। काइनेटोकोर भी आपको मालूम है कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये जो आपके पास क्रोमोसोम है बेटा, यहाँ पे हुक्स जो होते हैं, इन हुक्स को हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। प्रोटीन के बने हुए हुक्स हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे। आपने बेटा सेम चीज अभी वीडियो में देखी है, अपने इस लेक्चर के साथ अटैच वीडियो में आप ऑब्जर्व कर पाए कि ये जो काइनेटोकोर होता है ये स्पिंडल फाइबर के साथ आके जुड़ता है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ जुड़ के क्रोमोसोम्स को अलग अलग डायरेक्शन
डायरेक्शन में खींचते हैं। तो बेटा क्रोमैटिन का शॉर्टनिंग चल रहा है और क्रोमोसोम्स बनते जा रहे हैं, सेंट्रोमियर दिखना शुरू हो गया है, काइनेटोकोर सेंट्रो ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनसे आके अटैच हो चुके हैं और अब मेन काम हो रहा है डिसइंटीग्रेशन। जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी एनसीईआरटी बात करते हैं, गोल्जी बॉडीज, ये दो नाम एनसीईआरटी स्पेसिफिकली देते हैं, इसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन होती है शुरू। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। क्लियर है बेटा? ऑल्सो इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोलाई, ये न्यूक्लियोलाई जो है, न्यूक्लियस जो है आपके पास वो इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, न्यूक्लियोलाई भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हुआ? जितनी भी चीजें थी प्रो फेज का आप बढ़िया से समझ चुके। अब नेक्स्ट फेज में हम लोग पहुंचेंगे और नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। हमने 4 फेज देखे थे, पी, प्यारा, मैट, प्यारा, प्रोफेज, मैट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब पहुंचते हैं बेटा हम मेटाफेज में। अब आप सोचो, ये आपके पास एक सेल था, सेल के अंदर इस तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो अब इस तरीके से डिसइंटीग्रेट कर चुकी है और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास क्रोमोसोम पूरे के पूरे सेल में इस तरीके से फैल रखे हैं। यस, क्रोमोसोम इस तरीके से पूरे के पूरे सेल में फैल रखे हैं और यहाँ पे आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहाँ पर आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो सेल है, यहाँ पे ये जितने भी आपके पास क्रोमोसोम हैं ये अलग जगह पड़े हैं, यहाँ पे इनको इस तरीके से दिखा देते हैं, अलग अलग जगह पड़े। इनके साथ बेटा ये स्पिंडल फाइबर जोड़ना शुरू होते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इनके साथ ऐसे जुड़ना शुरू होते हैं। जब स्पिंडल फाइबर इनके साथ जुड़ना शुरू होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे तरीके से क्रोमोसोम सेल में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। यहाँ पे अपने पास एक सेंट्रोसोम है, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है, इनसे निकलते हुए ये स्पिंडल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो स्पिंडल फाइबर्स इनसे जाके इससे इनसे यहाँ पर सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ जो काइनेटोकोर है वहां से जुड़ना शुरू होते हैं। आप देखो इस तरीके से फैले हुए रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमोसोम्स थे। अब कंडीशन क्या हुई? प्रोसेस हुआ बेटा यहाँ पे कांग्रेशन का। कांग्रेशन मतलब दोनों चीजों को जो दूर दूर फैली हुई है उनका पास आना, कांग्रेस होना, पास आना। कांग्रेस का मतलब होता है अलग अलग जो दूर दूर चीजें हैं उनका पास पास आना। तो इस वाले डायग्राम में बेटा क्रोमोसोम्स फैले हुए हैं, अब अलग अलग जगह फैले हुए हैं और इन सब का एक ही जगह पास पास आना। तो इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करेंगे? कांग्रेशन। और ये बेटा कब हो रहा है? मेटाफेज में। क्योंकि प्रोफेज के बाद आपका न्यूक्लियस हो चुका था डिसइंटीग्रेट, तो अब मेटाफेज में आपके पास जो चीज होगी कांग्रेशन। क्लियर? ओके, जैसे ही बेटा कांग्रेशन हो जाएगी कंप्लीट, तो कांग्रेशन के दौरान ये जितने क्रोमोसोम है क्या एक ही जगह पे पहुंच गए? तो आप यहाँ देख रहे हो क्या सारे के सारे एक जगह पे पहुंचे? तो बेटा जब ये एक जगह पे पहुंच गए ना, तो हम कहते हैं देयर इज इनकी सच अ अरेंजमेंट दैट कि ये ऐसे दिखते हैं कि यहाँ पे एक प्लेट सी बन गई है। क्या बन गया? एक प्लेट जैसा सा स्ट्रक्चर बन गया है। आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को? मैंने कहा यहाँ पे एक प्लेट जैसा सा स्ट्रक्चर बन गया है सेल के बीच में, क्योंकि क्रोमोसोम्स सारे के सारे एक लेवल पर आकर जुड़ गए हैं। तो बेटा इस चीज को हम क्या टर्म करते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पर आपने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझा कि प्रोफेज के जस्ट बाद ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। मेटाफेज जब स्टार्ट हुआ है तो अब आपके पास कांग्रेशन शुरू हुआ और ये सेंटर की तरफ आने लगे, और जब सेंटर पे अच्छे से आ गए तो इन्होंने एक क्या चीज बनाई? एक मेटाफेजिक प्लेट का क्रिएशन किया। पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर कंडेंसेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। कंडेंसेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को ज्वाइन करते हैं और क्रोमोसोम जो है वो सेंटर की तरफ मूव करते हैं, बीच की तरफ पास पास आने की कोशिश करते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कांग्रेशन। इस बेटा टाइम के दौरान आपके पास जो मेटाफेज प्लेट है वो बन जाती है। जो आप यहाँ पे एक प्लेट देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो आपको देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। कहानी क्लियर? अगर मैं ऐसा समझूं कि अर्थ, अगर आप इस तरीके से देखो, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है बेटा, सेंटर में से पास करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो क्यों? ये स्ट्रक्चर भी तो सेम टाइप का दिख रहा है। तो इस जो प्लेट है ना, जो बेटा ये आपके पास यहाँ पे जो ये वाली प्लेट है, ये प्लेट ऐसे दिख रही है ना जैसे इक्वेटर वाली प्लेट होती है, तो इस वजह से इसको मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। क्लियर हुआ बेटा? शाबाश। तो यहाँ पर
कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर को ज्वाइन किया, क्रोमोसोम सेंटर की तरफ मूव करना शुरू किए और आपके पास जो चीज बन गई वो है मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, स्पिंडल फाइबर की बेटा अगर बात करी जाए तो स्पिंडल फाइबर का अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो स्पिंडल फाइबर मालूम है हमें प्रोटीन के बने हुए, और नाम बोलो बेटा कौन सा प्रोटीन? स्पिंडल फाइबर बेटा जिस प्रोटीन का बना हुआ है वो प्रोटीन आपके पास क्या है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ओके, स्पिंडल फाइबर है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, और स्पिंडल फाइबर इस प्रोटीन के अलावा 3 to 5% ऑफ आरएनए का बना हुआ है। यानी स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए प्रोटीन और कुछ अमाउंट ऑफ आरएनए इन्होंने मिलकर स्पिंडल फाइबर को बना दिया। ये फैक्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन आ जाया करते हैं, कोई बात नहीं। किया यहां तक एक पॉइंट रहता है, कंडेंसेशन जब बेटा कंप्लीट होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हुआ तो इतना बड़ा क्रोमैटिन का धागा धीरे धीरे छोटा होकर क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ। तो जब क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ तो इफेक्टिवली क्रोमोसोम का एकदम बढ़िया सा सुंदर सा स्ट्रक्चर आपको देखने को कब मिलेगा? प्रोफेज में क्या मेटाफेज में? बेटा मेटाफेज में, क्योंकि प्रोफेज जो है उसमें कंडेंसेशन चल रही है और प्रोफेज के एंड तक भी कंडेंसेशन चलती रहती है, और जैसे ही कंडेंसेशन कंप्लीट होती है मैं कहता हूं मेटाफेज आ गया। तो जब आपको एक मेटाफेज के दौरान कभी किसी स्ट्रक्चर को देखना है तो जो आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा वो कंप्लीटली फॉर्म्ड क्रोमोसोम दिखाई देगा, प्रॉपर। ऐसा नहीं कि वो भी बन रहा है, वो बन चुका होगा। तो ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द नीट, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, कि अगर आपको पढ़ना है क्रोमोसोम का सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर तो वो आपको कब मिलेगा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाफेज। क्लियर है बेटा यहां तक? बहुत बढ़िया। तो मेटाफेज में हमने अभी तक क्या चीजें जानी, समझो इस बात को। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर आया, स्पिंडल फाइबर जो निकलना शुरू हुआ था प्रोफेज में उसने काइनेटोकोर से ज्वाइन किया, पहला स्टेप मेटाफेज में। दूसरा स्टेप, जब वो ज्वाइन किया तो उन सबको एक सेंटर की तरफ लाया गया बाय द प्रोसेस ऑफ कांग्रेशन, और जब कांग्रेशन बनी तो बेटा उसकी वजह से एक प्लेट बनी। नाम बोलो उस प्लेट का क्या है? क्या नाम है? मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट को बेटा और क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटोरियल प्लेट। यहां तक कहानी क्लियर हुई? ये टाइम है अब आपके पास कौन सा? मेटाफेज का। और बेटा जो ये मेटाफेज का जो आपके पास टाइम है ना बेटा, ये टाइम मेटाफेज में सबसे बढ़िया टाइम होता है किसी भी क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए। तो यहां तक तो बेटा हमारा खत्म हुआ मेटाफेज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनाफेज। एनाफेज बहुत ही सिंपल। मेटाफेज में हुआ क्या, मेरे हाथों को जरा बड़े अच्छे से देखना बेटा। आपके पास ये नीचे वाला ये दो क्रोमैटिड के साथ जुड़ा हुआ क्या है? ये दो क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए हैं जो एक सेंट्रोमियर इनका कॉमन है, और ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है। तो अब क्या हुआ, ऊपर वाले में मेरे हाथ में इस तरीके से एक स्पिंडल फाइबर यहाँ जुड़ा हुआ है और नीचे से एक स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखो मेरे हाथ को इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अब कंडीशन हुई क्या बेटा, यहाँ पे ऐसे। अब कंडीशन क्या हुई, ये ऊपर वाली जो आपके पास दिखाई दे रही है पेन, ये पेन ऊपर वाले मेरे ऊपर वाले हाथ को अपनी तरफ खींचेगा और ये नीचे वाला पेन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों चीज, ये ऊपर जाना शुरू होगा और ये नीचे जाना शुरू होगा। कब का टाइम हो रहा है बेटा? ये किस टाइम हो रहा है? एनाफेज में। क्योंकि मेटाफेज में ऐसे आगे लग चुका है। तो अब एनाफेज के दौरान क्या होगा, एनाफेज के दौरान ये इस तरीके से ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए थे, तो सेंट्रोमियर टूटेगा। तो स्टेप क्या हुआ, सेंट्रोमियर का स्प्लिट हुआ और ये दोनों इस तरीके से ऊपर जाने शुरू हुए। समझे मेरी बात? पक्का कहानी क्लियर हुई? तो इस तरीके से अब आपके पास एनाफेज में क्या है, क्रोमैटिड्स विच आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर वो सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट। कैसे हुआ बेटा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर इस तरीके से आप देखो ये स्ट्रक्चर क्या ऐसा है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से एक काइनेटोकोर मिलता है। यस, अब मैं यहाँ पे बीच में इस तरीके से दिखाता हूँ, ये जो आपके पास है ये सेंट्रोमियर है। यस, तो इधर एक पॉइंट, एक ये चीज, दोनों स्पिंडल फाइबर ने इसको खींचना शुरू किया। ये मेटाफेज के दौरान ऐसे लग चुके थे, अब एनाफेज में खिंचना शुरू हुआ। तो जब ये खिंचना, व्हेन इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड, तो व्हाट इज हैपनिंग, तो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज इस तरीके से गई, और जो बेटा ये सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, दो हिस्सों में बट चुका है, और ये अपने पास ऊपर जा रहा है और ये किस तरीके से जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझे मेरी बात? फर्स्ट क्लास तरीके से बात समझे? तो ये प्रोसेस हुआ कब,
ड्यूरिंग एनाफेज। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स इस तरीके से हुआ ड्यूरिंग दी एनाफेज। क्लियर हुआ बेटा? आसानी, सिंपल था। एक और चीज, अब जो बेटा ये दोनों सेपरेट होते हैं तो यहां पे आपको जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर को क्या करना है? स्प्लिट करना है। ठीक है बेटा? तो सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने के लिए आप एंजाइम लेते हो सेपरेज। क्या देते हो? सेपरेज। तो जब ये ऊपर और इसकी नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है तो इस टाइम एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? सेपरेज, जो क्रोमैटिड्स को क्या करेगा? सेपरेट। समझ आई? आसान था? बहुत बढ़िया। देखो इस बात को, क्रोमैटिड्स विच आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर पे रेड वाली डॉट पे, यहाँ पे रेड वाली डॉट पे जो जुड़े हुए थे वो स्प्लिट हो गए, जो सेंट्रोमियर पे अटैच थे वो सेपरेट हो गए, और एंजाइम का नाम बोलो क्या था? सेपरेज एंजाइम। समझे? बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं आपको एक बढ़िया सी चीज करके दिखाता हूं कि समझो। ये मेरे पास ये बीच वाला पॉइंट जो है, अब मेरा जो हाथ है ना बेटा, ध्यान से देखना इसको, ये जो मेरा हाथ है, मेरी उंगली है, ये स्पिंडल फाइबर है। क्या है? स्पिंडल फाइबर। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर काइनेटोकोर था। इस वाले क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर यहाँ पर है और काइनेटोकोर ने इसे पकड़ा हुआ है। अब मैं इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और जो नीचे वाला है वो नीचे जा रहा है। समझे ना मेरी बात? नीचे वाला नीचे किस तरीके से जा रहा है बेटा? देखो इस बात को, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखो इस तरीके से। एक सेकेंड, ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए थे मेटाफेज में और एनाफेज में। अब हम इनको इस तरीके से लेके जा रहे हैं ना। तो अब मेरे ऊपर वाले हाथ को देखना, जब बेटा मैं इसको ऊपर वाली तरफ लेके जाऊंगा तो ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे हो जाएगा। समझो, जब मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी की वजह से ऐसा हुआ, और जब मैं इसको नीचे वाले को इस तरीके से, ग्रेविटी कह सकते हैं कि जैसे ये ना कि तुम आगे बढ़ रहे हो और ये सब पीछे पीछे, जब इसको नीचे लेके जा रहा हूं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला आपको ऐसे दिखाई दे रहा है और नीचे वाला ऐसे दिखाई दे रहा है। ये कब होता है? जब ऊपर से ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये कंसेप्ट मैं तुम्हें सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा। जब इस तरीके से अकेला यहां पर एनाफेज हुआ, यहां पे स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर हुआ। समझे? सेंट्रोमियर, इंटरेस्ट आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? बढ़िया से लगे रहो। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। अब एक चीज हुई, अब 1 क्रोमोसोम जो है, ये 1 क्रोमोसोम है। स्प्लिट होने के बाद ये नीचे वाला, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बेटा 1 क्रोमोसोम है। और यहाँ पे वो कितने क्रोमैटिड का बना हुआ है? 1 क्रोमैटिड। क्यों ये 1 क्रोमैटिड का है? क्योंकि पहले तो थे ये पूरा का पूरा एक यूनिट, एक ही क्रोमोसोम था, लेकिन अभी बट चुके। तो जब बट चुके हैं तो ऊपर वाला अलग कहलाएगा और नीचे वाला अलग कहलाएगा। तो बटने के बाद ऊपर कहलाता है अलग और नीचे वाला कहलाता है अलग। समझे मेरी बात को? तो बेटा अब यहां पर क्या हो रहा है कि दिस इज 1 क्रोमोसोम विच इज अबव एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम विच इज गोइंग डाउन। समझे मेरी बात को? हुआ क्लियर ना बेटा? शाबाश। तो अब आपके पास एक क्रोमोसोम जो एक क्रोमैटिड का बना हुआ है, वो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। इनको सेपरेट करने का काम किसने किया? सेपरेज एंजाइम ने। क्लियर हुई ना बच्चे बात? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आप जरा और थोड़ी सी डिटेल देखो, जो मैंने आपको वो सेल वाली बात बतानी है। ये जब इस तरीके से इसको ऊपर खींचा जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो बेटा कंडीशन क्या हुई? इसका ये इस तरीके से जाएगा, और जब इस वाले को नीचे खींचा जा रहा है, इस वाले को जब नीचे की तरफ खींचा जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा। समझे? तो अब आपको यहाँ पे क्या एक वी शेप दिखाई दे रही है? कौन सी शेप दिखाई दे रही है? वी शेप।
समझे मेरी बात? तो जब इनको एनाफेज के दौरान एक तरफ ऊपर और नीचे लेके जाया जाता है तो इनके इस तरीके से जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी शेप को इस तरीके से होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक शेप दिखाते हैं। कौन? ऊपर जाते हुए आपके पास और नीचे जाते हुए क्रोमोसोम अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक शेप दिखाते हैं। तो यहाँ आपको कौन सी शेप देखने को मिली? वी शेप। पहली बात, अब आपको इस शेप में मैं कुछ पॉइंट्स को बताता हूँ। बेटा ये वाली दोनों चीजें, ये दोनों, ये पीछे रह जा रही हैं, पीछे रह जा रही हैं, तो इनको कहते हैं ट्रेलिंग आर्म्स। ट्रेलिंग का मतलब जो पीछे घसीट, जो पीछे घसीटती हुई, जो पीछे पीछे रह जा रही हैं, उनको ट्रेलिंग आर्म्स कहते हैं। कहानी क्लियर? तो यहां पर सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ जो काइनेटिक कोर है, इसके साथ जुड़ के स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और आपको ट्रेलिंग आर्म्स ऐसे दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको क्या बनती है? एक शेप मिलती है। क्लियर हुई बात बेटा? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अब जरा सेल चैप्टर पे आके न्यूक्लियस वाली चीज को हम अच्छे से रिविजिट करते हैं, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको छुड़वाई थी। यहां पर बेटा जब हम किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो बेटा क्रोमोसोम अपने को इफेक्टिवली कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। किसी किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे मिलता है, किसी किसी क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर की पोजीशन थोड़ा सा ऊपर होती है और थोड़ा सा ऊपर होती है, या एकदम टर्मिनल एंड पे होती है। यानी सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज हो सकती है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। तो बेटा जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में होगी, उसको आप क्या टर्म करेंगे? मेटासेंट्रिक। क्या टर्म करेंगे बेटा? मेटासेंट्रिक। जहां पे सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे होगी, इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। जो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, इसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है? और जो और ज्यादा ऊपर है, इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और जो सबसे एकदम टॉप पे है, उसको क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्लियर? पक्का क्लियर हुआ? मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक और ज्यादा ऊपर टुवर्ड्स द एंड, और टीलोसेंट्रिक एकदम एट द एंड। तो बेटा अगर मैं तुमसे एक फर्स्ट क्लास एकदम मजेदार और इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन पूछूं, तो देखो तुम कितने बढ़िया से खुद ब खुद आंसर कर पाओगे। एक आपके पास क्रोमोसोम है, यहां पर ये आपके पास एक क्रोमोसोम है जिसके एकदम जो मेटासेंट्रिक था। अगर आप इस क्रोमोसोम को पकड़ते हैं, अरे इसको क्या करते हैं, पहले इसको टेढ़ा सा बना लेते हैं। इस क्रोमोसोम को अगर बेटा आप यहां से खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है? वी शेप। क्लियर? अब मैं बनाता हूं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक ये वाला क्रोमोसोम बनाया, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया। तो जब ये बेटा जाएगा, आपको ऐसी शेप दिखाई देगी। क्या आपको एल दिखाई दे रहा है? यहां पर एल दिखाई दे रहा है, एल। तो पहला वाला वी शेप दिखाई दी अपने को मेटासेंट्रिक में। यहां पे सब मेटासेंट्रिक में आपको कौन सी शेप दिखाई दी? एल शेप। चलो अब आगे देखते हैं एक और चीज। मैं और थोड़ा एंड की तरफ ले जाता हूं, इसको खींच रहा हूं, तो क्या मुझे ऐसी शेप दिखाई दी? क्या मैं इसको जे बोल सकता हूं? ये जे, ये छोटा सा नीचे वाला पार्ट, बड़ा सा ऊपर वाला पार्ट। तो ये एक्रो जो सेंट्रिक होगा, कौन सा? एक्रोसेंट्रिक, उसमें कौन सी शेप दिखाई दी अपने को? जे शेप। और अगर टीलोसेंट्रिक होगा, तो इसको मैं इस तरीके से ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ऐसी आई शेप दिखाई दे रही है आपको। समझे? बहुत बढ़िया। तो बेटा जी हम यहां पर अच्छे से करते हैं ऑब्जर्व कि अगर आपके पास क्रोमोसोम हुआ मेटासेंट्रिक, तो वो कौन सी शेप दिखाएगा? वी शेप। अगर हुआ सब मेटासेंट्रिक तो एल शेप, एक्रोसेंट्रिक तो हुआ जे शेप, और टीलोसेंट्रिक तो हुई आई शेप। बोलो कोई डाउट आई? नॉट एट ऑल। समझ आ रहा है? एकदम क्रिस्टल हो तो क्लियर हो रहा है बेटा आपको कंसेप्ट, और बहुत ही मजेदार तरीके से आप ये चीजें सीखते जा रहे हो। अगर आपसे मैं एक सेकंड में बोलूं जल्दी से रिवाइज करो, तो प्रोफेज में क्या हुआ? सीसीडी। सीसीडी मतलब सी मतलब कंडेंसेशन, दूसरा सी मतलब सेंट्रोसोम, और तीसरा सी मतलब डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ? गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। चारों चीजें टिप्स पे। दूसरी चीज सीसीडी
डिसइंटीग्रेशन पढ़ लिया। पहले सी का मतलब क्या था? कंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम्स बनना शुरू हुआ, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ। और दूसरे सी का मतलब क्या था बेटा? सेंट्रोसोम का अपोजिट पोल्स में मूवमेंट और वहां से एस्टर का बनना। एनिमल्स के अंदर एस्ट्रल होता है, स्पेसिफिकली एम्फी एस्ट्रल होता है। और प्लांट्स में क्या था बेटा जी? प्लांट्स में आपके पास मिल रहा था एन एस्ट्रल। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल की एब्सेंस होती। तो मेटाफेज में हमने बेटा नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी? मेटाफेज में काइनेटिक फोर्स से जुड़ा, सेंटर की तरफ आने लगा बाय द प्रोसेस ऑफ कांग्रेशन, और फिर मेटाफेज में क्या बनी आपके पास? मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज कंप्लीट हुआ। एनाफेज आया तो ये सेपरेट होने के लिए अब जो शुरू हुआ, ये टूटना शुरू हुआ तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई। और यहां पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा था बेटा? एंजाइम था आपके पास सेपरेज एंजाइम। और जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, सेपरेज एंजाइम ने काम किया, तो ये ऊपर बढ़ते हुए अपनी तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको ये अपनी शेप दिखाएंगे? यस। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम के मुताबिक आप शेप डिफाइन कर सकते हो कि हुआ अगर मेटासेंट्रिक तो शेप कैसी हुई? जल्दी बोलो। मेटासेंट्रिक तो शेप हुई वी शेप। एक्रोसेंट्रिक हुई तो शेप कैसी बनी? ध्यान से वर्ड सुनो। एक्रोसेंट्रिक तो शेप कैसी हुई? जे शेप आपके पास हुई। सब मेटासेंट्रिक तो शेप हुई एल, और टीलोसेंट्रिक तो शेप हुई आई शेप। क्लियर? ये बेटा एलिमेंट्री बुक का डायग्राम है, आप यहाँ पे स्पेसिफिकली देख सकते हो। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम बनने शुरू हुए, लेट प्रोफेज में आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हुई, मेटाफेज में बीच में लगना शुरू हुए, एनाफेज के अंदर ये बटना शुरू हुई, और यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देख सकते हो मिडिल एनाफेज के दौरान क्या हो रहा है, और लेट एनाफेज में ये सेंटर ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं। टीलोफेज में जैसे जैसे ये ऊपर पहुंच चुके हों, अगर एकदम टिप्स पे पहुंच चुके हो, तो ये आपके पास है टीलोफेज। और लेट टीलोफेज में क्या होता है, जस्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? टीलोफेज को देखो। टीलोफेज, अब एनाफेज में क्रोमोसोम्स ने मूव करना शुरू किया, और जब क्रोमोसोम्स ऊपर एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो आपके पास कौन सा फेज शुरू हो चुका है? टेलोफेज। क्रोमोसोम्स एट अपोजिट पोल्स नाउ। तो पोल्स पे पहुंचे और टेलोफेज शुरू हो गया। पहली बात, जब अब आप क्रोमोसोम बनाने के लिए, क्यों क्रोमोसोम बनाया आपने? सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके पास क्रोमैटिन तो था, क्रोमोसोम क्यों बनाया बेटा? ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी गलती के कर सकें। चीजें जब आपस में इस तरीके से धागे जुड़े हुए थे, तो अगर आप रैंडमली ऐसे फेंक देते तो किसी डॉटर सेल में ज्यादा चल जाते, किसी में कम चले जाते। खुद उठाओ कि कूड़ा कचरा एक साथ पड़ा है और आप हाथ उठा के 2 हिस्सों में कर पाओगे? नहीं ना। आपके पास खूब सारा सामान पड़ा है, आप इस तरीके से रैंडमली हाथ उठाओ और दोनों हाथ में इस तरीके से पढ़ लो, एग्जैक्टली इक्वली तो नहीं बटेगा ना। समझे मेरी बात? इसीलिए आपके पास बहुत सारे पेन है, आपके पास 500 पेन है, अब 100 पेन है, इजी कर लो, 100 पेन है, और दोनों हाथ उठाओ और इस तरीके से उठा लो। कैसी गारंटी कि इसमें भी 50 और इसमें भी 50 हो? नहीं ना। समझे मेरी बात? इसीलिए अब आपको उनको सेपरेट करना पड़ेगा और गिन के आधे इधर और आधे इधर। क्लियर हुई? इसीलिए आपने क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाया। अब क्योंकि ये वापस पोल्स पे पहुंच चुका है, तो अब हमें क्रोमोसोम की जरूरत तो नहीं। तो क्योंकि बेटा अब हमें क्रोमोसोम की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अब हमें क्रोमोसोम्स, वी डोंट नीड द क्रोमोसोम्स, द सेपरेशन हैज बीन डन। तो आप क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन शुरू कर सकते हो। प्रोफेज में क्या हुआ था? कंडेंसेशन। तो टीलोफेज में क्या होगा? डीकंडेंसेशन। तो आप यहां लिखो कि क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एंड स्टार्ट अपीयरिंग एज क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हुए, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो बनना शुरू हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आनी शुरू हुई, जो ऑर्गेनेलीज आपके डिसइंटीग्रेट हुए तो वो वापस आना शुरू हुए, और एस्ट्रल रेज जो होती हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ। एस्ट्रल रेज जो स्पिंडल फाइबर्स थी, अब वो ऊपर लेके जा चुकी हैं, तो उनका कोई काम बचा है सेल में? नहीं। तो अब वो जो बनी थी, अब वो टूटना, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। वो देखा है ना आपने इन्फिनिटी वॉर में, जैसे वो जिस तरीके से थैनोस का मरने लगता है फाइनली, इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, थैनोस की पूरी आर्मी डिसइंटीग्रेट होती है, उसी तरीके से ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और दिखने बंद। समझे? तो बेटा ये 4 फेज पढ़े। प्यारा मैट, तो प्यारा मैट जब आपने पढ़ा यहाँ पर, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज, और ये चारों किसके पार्ट थे? ये चारों पार्ट थे बेटा कैरियोकाइनेसिस के। कंसेप्ट समझ आया बढ़िया से? तो 5 मिनट रुको, पानी पी के आओ, और अब आगे एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, उसको फिनिश करेंगे और हम आगे कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर। जितनी बातें आप कैरियोकाइनेसिस की पढ़ते गए, अगर आपके दिमाग में बैठ गई, अगर तो क्या बैठ गई, तुम्हें याद भी हो गई भैया, एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हें याद हो रही है। देखो, एनाफेज पूरा का पूरा, मेटाफेज पूरा का पूरा, प्रोफेज पूरा, टीलोफेज, चारों को चारों तुम लोगों को याद हो चुका है। अब बेटा जो हम नेक्स्ट चीज करेंगे वो क्या है? वो अब न्यूक्लियस तो कर गया डिवाइड, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? साइटोप्लाज्म का डिवाइड। तो साइटोप्लाज्म के डिवाइड को बेटा हम क्या टर्म करते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या टर्म करते हैं? साइटोकाइनेसिस।
अब मैं एक बढ़िया से डायग्राम से तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस रीअपियर कर चुका है, पूरे ऑर्गेनेलीज वापस आ चुके हैं, ये पूरा कंडीशन हो चुका है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल का। तो बेटा अब सेल आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पर और नीचे दोनों तरफ को एक एक क्या मिल रहा है, आपको न्यूक्लियस मिल रहा है। एनिमल सेल में ये जो एंड वाले पोर्शंस होते हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पे गड्ढा पड़ना शुरू होता है। मेरे हाथ को ध्यान से देखते रहना, इस तरीके से गड्ढा पड़ना शुरू होता है और ये गड्ढा पड़ते 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 देखो मेरे हाथ को इस तरीके से जुड़ता है और ये दो अलग। सिंपल कहानी समझ आई? मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर से अंदर की तरफ एक गड्ढा यानी एक फरो बनाने की कोशिश करता हूँ और पहुंच रहा हूँ अंदर, और देखो बढ़ते जा रहा है, एकदम सेंटर पे आके टच किया और अब दो हिस्सों में बढ़ गया। तो बेटा ये बाहर की तरफ से क्या सेंटर की तरफ आया? पहली बात, क्या यहाँ पर एक गड्ढा बना? बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरीके से एक गड्ढा बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पे फरो मतलब एक गड्ढा डेवलप हुआ। और क्या बेटा ये डेवलपमेंट सेंट्रीपिटली हो रही है? सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? बाहर से टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं सेल में देखूं या किसी भी अगर सर्कल में देखूं तो सेंट्रीपिटल का मतलब फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या यहाँ पे सेंट्रीपिटल फरो डेवलप हो रहा है? यस। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर समझते हैं साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस भैया आपने किस में देखी? एनिमल सेल में। कौन से सेल में? एनिमल सेल में। तो बेटा ये एग्जैक्टली कैसे हो रही है? इमेजिन तो तुम्हें बढ़िया से हो गया। इस प्रोसेस में कौन सी चीज मना कर रहा है, अभी हम सीखेंगे। क्लियर? साइटोकाइनेसिस हमारी डेफिनेशन बोलती है डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इनटू डॉटर सेल्स। क्लियर हुआ? सबसे पहली मेथड की बात करते हैं, सेल फरो मेथड और क्लीवेज मेथड। बेटा नाम बोलो, सेल फरो गड्ढा बन रहा है, बिल्कुल। और क्लीवेज का मतलब किसी दो चीजों को बीच में बट के इस तरीके से टूटना। क्लीवेज का मतलब टूटना, इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज मेथड ये तो भैया एनिमल्स में मिलता है, आ गया। लेकिन लोअर प्लांट्स में भी मिलता है, ये रटना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन आता है। एनिमल्स में मिला, ओके, और लोअर प्लांट्स में मिला, समझो, याद कर लो, पेपर में लोअर प्लांट्स और एनिमल्स इन पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो टीलोफेज में दौरान बेटा इस तरीके से ये आपके पास टीलोफेज हुआ, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस वापस बन चुका है और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ आप यहाँ पे क्रोमैटिन देख सकते हो। तो अब आप इमेजिन करो क्या हो रहा है, अच्छे से इमेजिन करना। यहाँ पर मैं एक फोटो बनाऊंगा आपकी जीन्स की। आप जो जीन्स पहनते हो ना, उस जीन्स की मैं इस तरीके से एक फोटो बनाता हूँ। यहाँ पे जीन्स का बटन हुआ, ठीक है। ये जीन्स जो आपने पहनी बेटा, जीन्स में आप बेल्ट तो लगाते हो। तो अब आप ना इसको ऐसे समझना, जैसे मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ कि समझो आपने यहाँ पे एक बेल्ट लगा दी। क्या लगा दी? एक बेल्ट। अब जब आपने जीन्स के हुक्स में यहाँ पे बेल्ट लगा दी, तो अब आप क्या करो बेटा, बेल्ट को टाइट करना शुरू करो। तो जीन्स का जो ऐसा खोल होगा, ये क्या इस तरीके से सिकुड़ना शुरू होगा, टाइट होना, अंदर की तरफ टाइट होना शुरू होगा। समझे? तो यानी अगर मैं जीन्स को ये सामने की जगह ऊपर से देखूं तो जीन्स पहले ऐसे दिखाई दे रही थी, ठीक है बेटा। अब जब मैं इसको टाइट करना स्टार्ट करूंगा, तो बेटा टाइट स्टार्ट करने से क्या होगा, जीन्स इस तरीके से उस एरिया, बेल्ट वाले इलाके से पतली होनी शुरू होगी। समझे? समझ आ रही है मेरी बात? वो उस एरिया से पतली होनी शुरू होगी। यस। तो यही तरीका आप एक सेल के साथ कर रहे हो। तुमने एक सेल लिया और सेल को यहाँ पे आपने एक बेल्ट पहना दी। क्या पहना दी? आपने एक बेल्ट पहना दी। अब आपने सेल को एक बेल्ट पहनाई और बेल्ट टाइट करना शुरू करो। तो जब आप बेल्ट को टाइट करना शुरू करोगे तो सेल क्या ऐसे करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? यस। सेल की जो बेल्ट की वजह से ऐसे टाइट हो रहा था, तो इस तरीके से होना शुरू होगा और इस बेल्ट को और टाइट करते जाओ और फिर आपके पास क्या इफेक्टिवली दो अलग अलग सेल्स हो जाएंगे। यस। इमेजिन हुआ? समझ आया? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पर हमने जल्दी से क्या किया, हमने लिया एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या है? हमारी एक बेल्ट जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ये बेल्ट ली जो बनी,
और इसने किस चीज की बनी थी बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या थे? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर थे। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो बनी है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ने टाइट होना शुरू हुआ और इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन हुई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इकट्ठा हुआ और इस प्रोसेस में, सिकुड़ने वाले प्रोसेस को इन्वेजिनेशन कहते हैं। इन्वेजिनेशन मतलब अंदर एक गड्ढा सा बनना शुरू हुआ। क्लियर हुआ? और उसकी वजह से एक गड्ढा बना। किस तरीके से बना? सेंट्रीपेटली। और जब सेंट्रीपेटली आपके पास गड्ढा बन चुका है, इसकी वजह से साइटोकाइनेसिस हो जाती है। समझ आया? किस किस में हुआ बेटा ये सेल फरो मेथड? किस किस में हुआ हमारे पास? एनिमल्स में और लोअर प्लांट्स में। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यानी एक बेल्ट बनी, आपने बेल्ट को टाइट करना शुरू किया और सेल में गड्ढा बनना शुरू हुआ, गड्ढा बनता गया, एक फरो बनता गया या इन्वेजिनेशन होती गई और इसकी वजह से साइटोप्लाज्म हो गया डिवाइड। कहानी क्लियर बेटा? आसान था, सिंपल था, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं सेल प्लेट मेथड। अब ये ना गेम तो बेटा हमने पढ़ ली एनिमल सेल्स के लिए। प्लांट सेल्स के लिए क्या होता है? इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स हुआ क्या वहां पर बेटा? प्लांट सेल्स में ना थोड़ा सा चेंज आया। क्या? लेट्स सी। प्लांट सेल में जब बेटा आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो वहां पर प्लांट सेल्स ना एनिमल सेल की तरह ना एक फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में तो भैया हमें बचपन से मालूम है, प्लांट सेल में क्या आपको एक सेल वॉल मिलती है। यस। तो जब एनसीईआरटी कहता है कि आप प्लांट सेल को देखें और यहाँ पे सेल वॉल है बेटा, और ऐसा वाला डायग्राम नहीं बनाते, ये देखो इस डायग्राम में प्लांट सेल में इधर आपके पास सेल वॉल बनी हुई है और कड़क है। जब बेटा सेल वॉल कड़क सी बनी हुई है, तो क्या आप इस डायग्राम को, क्या इस चीज को बेल्ट लगा के खींच सकते हो? नहीं ना। आप सोचो कि आप एक दीवार में या एक बड़ा सा एक ना घर का एक पिलर लो, उस पर बेल्ट लगाओ और उसको जोर से टाइट करना शुरू कर दो, पिलर सिकुड़ना शुरू होगा? नहीं। समझे ना मेरी बात? दैट मीन्स इफ समथिंग इज वेरी हार्ड, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। तो ये एनिमल्स, ये जो प्लांट सेल होता है ना, ये एक नई टेक्निक निकालता है। ये प्लांट सेल होता है, ये कहता है कि क्यों यार, मैंने जब डिवाइड किया तो न्यूक्लियस को तो मैं 2 यहाँ पे भेज चुका हूँ, तो मैं इसको अंदर इकट्ठा करने की जगह मैं कुछ और काम करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ? यहाँ पे कुछ मटेरियल डालना शुरू करता हूँ टुवर्ड्स दिस साइड और टुवर्ड्स दिस साइड। आप देखो ये डायग्राम किस तरीके से जा रहा है, मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ। मैंने कहता है यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट लिया और यहाँ पे मटेरियल मैंने ऐड करना शुरू किया, यहाँ से मैंने इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया और फिर इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया, ऐसे मटेरियल ऐड करना शुरू किया। तो अंदर से बाहर की तरफ, वो अंदर से बाहर की तरफ मटेरियल ऐड करना शुरू करता है और यहाँ पे एक प्लेट बननी शुरू होती है अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ। तो मैं क्या कहूँ? सेंट्रीफ्यूगल प्लेट बननी शुरू हुई कि नहीं हुई? हाँ, इसलिए इस मेथड को कहते हैं सेल प्लेट मेथड। क्लियर कहानी? बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पर हायर प्लांट्स में, इन दी केस, आगे बढ़ते हैं, चलो ऐसे शुरू ही करते हैं। प्लांट्स के केस के अंदर क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो ऐसे सेल प्लेट आपके पास बनती है। बेटा प्लांट्स के केस में ना हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही आप टीलोफेज में आते हो, तो हमने यहाँ पर टीलोफेज में पढ़ा कि जो ये स्पिंडल फाइबर्स थी एनिमल सेल्स में डिसइंटीग्रेट करती है, एनिमल सेल्स में डिसइंटीग्रेट कर जाती है। बट प्लांट सेल्स में ये जो सेल, ये स्पिंडल फाइबर्स होती है ना बेटा सेल के अंदर, ये डिसइंटीग्रेट एकदम नहीं करती। समझे क्या कह रहा हूं मैं? प्लांट्स के अंदर, इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, द स्पिंडल फाइबर परसिस्ट, बची रहती है। साइटोकाइनेसिस जब तक नहीं हो जाती, स्पिंडल फाइबर्स बचे रहते हैं और इन ऐसे बचे हुए स्पिंडल फाइबर को हम क्या नाम देते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या है इसका सिग्निफिकेंस है, समझाऊंगा। अभी इस बात को, अभी ये वर्ड नया नया सीखो। मैंने कहा प्लांट के केस में जब तक, प्लांट्स में जब तक सेल साइटोकाइनेसिस ना हो जाए, ये स्पिंडल फाइबर बचा रहेगा और ये स्पिंडल फाइबर जो बचा रहेगा, इस स्पिंडल फाइबर को क्या हमने टर्म किया? फ्रैग्मोप्लास्ट। क्लियर हुआ बेटा? तो फ्रैग्मोप्लास्ट तो समझ आया। अब मैंने तुम्हें बताया कि सेंटर की तरफ से मैं यहाँ पे एक फोकल पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक फोकल पॉइंट लूंगा, एक सेंटर पॉइंट लूंगा और यहाँ से मैं कुछ डिपोजिशन डालना शुरू करूंगा। क्या डालना शुरू करूंगा? कुछ डिपोजिशंस डालना शुरू करूंगा, कुछ परत डालना शुरू करूंगा, ताकि सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगली डिपोजिशंस, प्लेट की फॉर्मेशन शुरू हो जाए। इसीलिए यहाँ पे ये प्लेट की फॉर्मेशन कौन करेगा? गोल्जी अपैरेटस। ये कहता है गोल्जी अपैरेटस से निकलेंगे वेसिकल्स और वो सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट होते हैं,
फ्यूज होते हैं, सेंटर की तरफ आए, फ्यूज हुए, एक्यूमुलेट हुए और पेरीफेरी की तरफ, साइड्स बाहर की तरफ बढ़ने शुरू हुए। गोल्जी apparatus से एक आपके पास एक इस तरीके से वेसिकल आया, फिर दूसरा वेसिकल आया जो पहले से फ्यूज हुआ, तीसरा वेसिकल आया जो दूसरे से फ्यूज हुआ, चौथा वेसिकल आया इस तरीके से फ्यूज हुआ और वो पेरीफेरी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और सेम चीज इस तरफ भी हुई और बढ़ती गई और फाइनली पहुंचती सेल वॉल के पास पहुंच चुकी। क्लियर हुआ बेटा? ये वेसिकल्स जब पहुंचते हैं तो इसके साथ फ्रेगमोप्लास्ट और वेसिकल्स दोनों के दोनों फ्यूज करते हैं और एक लेयर, एक मिक्सचर बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, एक लेयर, एक परत बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्रेगमोप्लास्ट थे, ये फ्रेगमोप्लास्ट भी इस तरीके से हैं और आपके पास ये पूरी की पूरी एक लेयर इन्होंने बना डाली। तो ये जो लेयर मैट्रिक्स की लेयर मिली, इस मैट्रिक्स की लेयर में अब कैल्शियम पेक्टेट, क्या बोला मैंने, कैल्शियम पेक्टेट, इस मैट्रिक्स की लेयर के अंदर कैल्शियम पेक्टेट मिलता है और डिपॉजिट होता है। ये जो आपके पास यहाँ पर ये बनती हुई जो लेयर है ना बेटा, ये लेयर, यहाँ पे इस लेयर में वेसिकल्स थे, इस लेयर में फ्रेगमोप्लास्ट थे। कौन थे? फ्रेगमोप्लास्ट। ये जो अभी हमने फ्रेगमोप्लास्ट पढ़ा ये थे। और इस लेयर में आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम पेक्टेट। और ये सब तीनों चीजें मिला के आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगी। उस स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं मिडल लैमेला। आई बात प्लांट सेल वॉल की याद? तो प्लांट सेल वॉल बनाने के लिए हमने सबसे बीच वाली लेयर क्या बनाई थी? मिडल लैमेला। तो जब बेटा मिडल लैमेला बन गया तो इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स सब कुछ बना दिया जाता है और फाइनली इसकी वजह से एक प्लांट का सेल साइटोकाइनेसिस फिनिश ऑफ कर देता है। तो यहां तक तो भैया आपने सारी की सारी चीज पढ़ी। किस चीज की? साइटोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस की, पूरे के पूरे प्रोसेस को आपने तोड़ के डाइसेक्ट करके पढ़ लिया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। खूब मन लगा के इस लेक्चर को पढ़ो। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी देखो। आप लोग एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं और साथ साथ कवर करते रहेंगे। आपको बढ़िया से सबको समझ आ रहा है, मन लगा के पढ़ते रहो बेटा। जाओ पब फोड़ो।